की बात बताएंगे। जैसे हिमांशु गुप्ता साहब हो गए, अभी अरुण देव गौतम साहब हो गए, SRP कल्लूरी साहब हो गए, और भी सिफारिश की जरूरत नहीं है। मतलब मंत्री को भी खरा खरा जवाब मिल गया। मंत्री को भी खरा खरा जवाब मिल गया था। अरुण देव गौतम और पवन देव दोनों एक बैच के हैं। पवन देव के खिलाफ कुछ मंतव्य में कि SRP कल्लूरी को नक्सल ऑपरेशन का DG बनाकर बस्तर भेजा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो राजेश मिश्रा साहब है, मैंने भी नज़दीक से देखा है उनको। आप जो अपना तजुर्बा आप कह पाएं। अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, राजनीति चापलूसी से दूर रहने वाले हैं, साफ सुथरी छवि है। ये पहले पहुंच के उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। यदि ये नहीं पहुंचे होते समय पर तो नक्सली अवधेश गौतम का हत्या कर चुके होते। चल में उतनी महत्व ना होने की वजह से आज तक DPC नहीं हो पाई, नहीं तो अरुण देव गौतम जनवरी 23 में ही DG हो जाता। यदि सरकार चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, तो उनके हटाकर उनके स्थान पर किसी अन्य को DG बनाया जा सकता है। बनाएगा अशोक जुनेजा को, तो केंद्र शासन की स्वीकृति नहीं आ पाई थी। आज जो बस्तर में नए थाने बने हैं, थाने की बिल्डिंग बनी है, और जो पुलिसिंग का सारे निजी कार्य से वो बिहार गए थे स्टेट सरकार के प्लेन से, और जब पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो उनको बताया गया कि आपको एक जगह नया DG नियुक्त कर दिया गया है। देखिए, किसी भी देश या प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, उसको संभालने का एक तंत्र होता है, और तंत्र में बैठे हुए अफसर अगर बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं तो वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत बेहतरी से निभाई जा सकती है। और इन सब के ऊपर एक राजनीतिक तंत्र होता है जो इनको सारा सुपरविज़न करता है इनका, और इनकी नियुक्तियाँ राजनेताओं और जो राजनीतिक जो तंत्र है उसके आधार पर नियुक्तियाँ होती हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त चुनाव का माहौल आप सभी ने देखा, हमने बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाई। हमारा दायित्व है कि अब जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी कैसी तैयारियां हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, कैसे कैसे अधिकारियों को कमान दी जा सकती है, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार के पदों पे जिम्मेदारियां उन्हें मिल सकती हैं, उन विषयों पे भी बात करेंगे। साथ साथ थोड़ा भूतपूर्व घटनाक्रम पे भी जाएंगे। जैसे जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था उस वक्त से जो कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर और जो अफसरों की नियुक्तियाँ हैं वो किस आधार पे और कैसे कैसे उनके पैरामीटर्स देखते हुए की गई थी, उसका क्या प्रतिफल हुआ, आगे कैसा पुलिस प्रशासन रहेगा, बड़े अधिकारी कैसे रहेंगे, निचली कमान कैसी रहेगी, उन सारी परिस्थितियों पे मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी जानकार हैं, अरविंद सिंह साहब हैं। अरविंद भैया, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य जब गठन हुआ था उस वक्त जो प्रशासनिक तंत्र या जो पुलिस का तंत्र है, पुलिस का तंत्र कानून व्यवस्था को संभालने वाला, वो कैसा हुआ था, उनमें अधिकारी कैसे थे और कैसे कमान संभाले जाते थे, उसके बाद आगे बात करेंगे अपन। 2000 में जिस वक्त राज्य का निर्माण हुआ उस समय मोहन शुक्ला जी को इस प्रदेश का पुलिस का परिवार का मुखिया बनाया गया था। मध्य प्रदेश शासन के बंटवारे के समय मोहन शुक्ला जी आए थे, उन्होंने ही पूरी इसकी संरचना और ढांचा तैयार किया था पुलिस मुख्यालय का, और वो अजीत जोगी के शासनकाल में कुछ ही दिन रहे थे। उसके बाद उनके स्थान पर RLS यादव, जो मध्य प्रदेश पुलिस के करीब काफ़ी क्रीम अफसर माने जाते थे, अपराधों के नियंत्रण पर उनकी अच्छी पकड़ थी, उन्हें इस क्षेत्र का DGP बनाया गया था। और 2003 जब तक नई सरकार के गठन तक वो DGP रहे, और नई सरकार गठन होने के 1 महीने के बाद ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। और उसके बाद इस प्रदेश में विश्व रंजन, जो केंद्र में IB में जिनकी पदस्थापना थी, वो इस प्रदेश के DGP बने 2003 की बात अभी 2003 के बाद 2003 के बाद 2004 में के आसपास की उनकी पदस्थापना रही। और उसके बाद वो 4 साल ही कार्यकाल कंप्लीट कर पाए थे कि अपने निजी कार्य से वो बिहार गए थे स्टेट सरकार के प्लेन से, और जब पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो उनको बताया गया कि आपको एक जगह नया DG नियुक्त कर दिया गया है। हाँ, OP राठौर जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनको DG बनाया गया था। के कार्यकाल में, OP राठौर के कार्यकाल में पुलिस महकमे में काफ़ी कार्य हुए हैं। आज जो बस्तर में नए थाने बने हैं, थाने की बिल्डिंग बनी है, और जो पुलिसिंग कसावट थी वो OP राठौर के कार्यकाल में देखने को मिलती थी। और भाजपा शासनकाल था, OP राठौर की अच्छी पकड़ थी और शासन भी अच्छा चल रहा था कि एक कार्यशाला के दौरान OP राठौर को
अचानक हार्ट अटैक आया और जब तक उनका अस्पताल पहुंचाया जाता उन्होंने प्राण त्याग दिया था और उनके स्थान पर फिर रामनिवास को मुख्यमंत्री डीजीपी बनाया गया और रामनिवास लगभग 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किए और उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात अनिल नवानी इस प्रदेश के डीजी बने और लगभग उन्होंने भी 4.5 साल का कार्यकाल किया और अनिल नवानी के बाद फिर भाजपा के सेकंड कार्यकाल में अमरनाथ उपाध्याय इस प्रदेश के डीजी बने। उनके कार्यकाल में भी अच्छी कसावट रही। वो प्रशासनिक कसावट ज़्यादा रखते थे, फील्ड के और क्राइम से उनको कम मतलब रहता था और वो लगभग 5 साल तक रहे और उनके स्थान पर फिर नई सरकार आई 2018 में कांग्रेस की, तो डीएम अवस्थी, दुर्गेश माधव अवस्थी नए डीजीपी बने और वो लगभग 3.5 साल के कार्यकाल उन्होंने कंप्लीट किया कि उसके बाद अशोक जुनेजा को उनके स्थान पर नया डीजी बना दिया गया। नया डीजी जब बनाया गया अशोक जुनेजा को, तो केंद्र शासन की स्वीकृति नहीं आ पाई थी और जब तक केंद्र शासन की स्वीकृति आई तब तक उनका कार्यकाल कम बचा था, किंतु सुप्रीम कोर्ट के और केंद्र शासन के आदेशानुसार जिस दिन उनकी नियुक्ति हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन उनकी या केंद्र शासन ने जिस दिन उनकी पुष्टि किया था डीजी के रूप में, उस समय से वो 2 साल का कार्यकाल उनका डीजी के रूप में रहेगा और वे सरकार के अनुसार जून 24 तक वो डीजी के पद पर रहेंगे। इस बीच यदि सरकार चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, तो उनके हटाकर उनके स्थान पर किसी अन्य को डीजी बनाया जा सकता है और इस खेल में अभी करीबन 3 से 4 अधिकारी इस भागदौड़ में शामिल हैं। ये भूतकाल की बात जो भैया ने बताई, जो अभी पिछला बीत चुका था और उस बीते हुए समय काल में जो बड़े बड़े पुलिस के अफसर रहे हैं जिनको कमान सौंपी गई। भैया जो भूतपूर्व का जो काल रहा था, जितने भी नाम आपने बताए हम लोग जानते हैं, उनमें सबसे अच्छी ऑपरेंडी किसकी थी? जो पुलिसिंग को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर के पालन को लेकर, नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ जो अभियान चलने चाहिए उनको लेकर, इन सारे विषयों को लेकर जो पूर्व के अधिकारी हैं उनमें किसकी ऑपरेंडी आप बेहतर दिख पाए हैं पत्रकारिता के अनुभव में? उसमें ओपी राठौर सभी मापदंडों पर फिट बैठे हैं। अच्छा। उनके कार्यकाल में नक्सल ऑपरेशनों में भी काफ़ी कमी आई थी, नक्सल वारदातों में प्रशासनिक कसावट थी। उनके कार्यकाल में इस प्रदेश में इनकाउंटर भी हुआ है। गोविंद विश्वकर्मा कैसी भिलाई आउट ऑफ प्रमोशन उन्होंने बहुत दिया था जो नक्सल समस्या में लड़ते थे जी। और ओपी राठौर के बाद यदि किसी के कार्यकाल में सर्वाधिक वो हुआ है तो वो है दुर्गेश माधव अवस्थी जी। उनके कार्यकाल में उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के सारे प्रकरण खत्म कर दिए। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन के इंतजार कर रहे थे उन सबको बुला के टाइमली उनकी डीपीसी करवा के सबको प्रमोशन दिया है। उनके कार्यकाल में भी हाउसिंग बोर्ड, पुलिस हाउसिंग बोर्ड में काफ़ी कार्य हुए हैं। जब वो पुलिस हाउसिंग बोर्ड के डीजी हुआ करते थे, उन्होंने पुलिस वालों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में इतने ऐतिहासिक और बेहतरीन मकान बनाए हैं जिसकी आज भी छत्तीसगढ़ ही नहीं मध्य प्रदेश में भी चर्चाएं होती है। तो पूरे पुलिस महकमे में देखा जाए 2000 से लेकर अभी तक तो ओपी राठौर और डीएम अवस्थी 2 बेहतरीन पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान पे आ जाते हैं, जैसे कि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी ऑपरेंडी पे जिस तरह से राजनीतिक तंत्रों में जो बंटवारा देखने को मिला कि जैसे अनएक्सपेक्टेड चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली, 2 डिप्टी सीएम का बनाया जाना, नए चेहरों को अचानक से टिकट देकर उन्हें विधायक के तौर पे लड़वा दिया जाना, ये सारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम को दिल्ली से मैनेज हो रहा है, दिल्ली से मॉनिटर हो रहा है और बहुत क्रीम लेवल पे सूक्ष्मदर्शी के आधार पे नेताओं का परीक्षण और आकलन किया गया। जाहिर सी बात है, जब नेताओं का परीक्षण इतने क्रीम और इतने सूक्ष्मदर्शी से देखा जा रहा है, अधिकारियों की नियुक्तियां और अधिकारियों को भी चुनना ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी कुछ 4-5 नाम छन कर आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी और भैया आगे बड़ी बात बताएंगे। जैसे हिमांशु गुप्ता साहब हो गए, अभी अरुण देव गौतम साहब हो गए, SRP कल्लूरी साहब हो गए और भी कई अधिकारी हैं जिनके नाम डीजी लेवल के लिए चल रहे हैं।
तो एक एक करके जानेंगे भैया अभी क्या नाम संभावित चल रहे हैं जिन्हें एक प्रशासनिक पुलिस प्रशासन में बड़े दायित्व मिल सकते हैं और कैसे कैसे दायित्व सरकार देने का सोच सकती है। हालांकि ये चीज़ें हम अनएक्सपेक्टेड कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। इसमें कोई बहुत संभावित बातें हैं, कोई पुख्ता बातें नहीं है। जो जानकारी हम रखते हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। जी भैया। देखिए शशिकांत जी, इस समय प्रदेश में डीजी लेवल पर 2 ही अधिकारी हैं। डीजीपी में श्री अशोक जुनेजा और डीजी के रूप में श्री राजेश मिश्रा। कांग्रेस शासनकाल की कुछ कमियों के चलते अरुण देव गौतम 1 जनवरी 2023 को ही डीजी हो जाना था, किंतु प्रशासनिक दूरियां या प्रशासनिक हलचल में उतनी महत्व ना होने की वजह से आज तक डीपीसी नहीं हो पाई। नहीं तो अरुण देव गौतम जनवरी 23 में ही डीजी हो जाते करते थे। अरुण देव गौतम और पवन देव दोनों एक बैच के हैं। पवन देव के खिलाफ कुछ मामले पेंडिंग हैं, विभागीय मामले पेंडिंग हैं, जिसका आज तक खात्मा नहीं हो पाया है। इस वजह से पवन देव का डीजी बनने के मामले में थोड़ी सी रुकावट है। आज के परिवेश में राजेश मिश्रा और एडी गौतम 2 आदमी डीजीपी की दौर में शामिल हैं। थोड़ा इनके प्रोफाइल के बारे में अगर आप जो जानकारी बेहतर बता पाएँ भैया, जो जैसे राजेश मिश्रा जी की ऑपरेंडी और कार्यशैली कैसी रही है, और यहाँ भी एसपी रहे हैं, तब तो मेरी मुलाकात उनसे होती रही थी। उसके बाद वो कई जगहों पे पदस्थापना हुई, उसके बाद से मेरी बातचीत उनसे बहुत कम हो पाई है। तो जो राजेश मिश्रा साहब है, मैंने भी नज़दीक से देखा है उनको, आप जो अपना तजुर्बा आप कह पाएँ। राजेश मिश्रा एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी पहचान है। जहाँ भी रहे हैं वो, चाहे वो रायगढ़ एसपी रहे हों, चाहे दुर्ग एसपी रहे हों, उन्होंने अपने कार्यों के बदौलत एक अमिट छाप छोड़ी है। हमेशा महकमे के स्टाफ को लेकर चलते हैं। कानून व्यवस्था के साथ, अपराधियों के साथ उनका कोई समझौता नहीं होता है। जो कड़क अफसर के तौर पर जाना जाता है। हाँ, एक अच्छे अधिकारी के रूप में, कड़क तो नहीं बोलेंगे, पर एक अच्छे अधिकारी के रूप में उनकी पहचान होती है। कोई भी शिकवा शिकायत होता है, जब तक उसकी वो जांच नहीं कर लेते तब तक उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते हैं। और खास करके पुलिस महकमे के अधिकारियों कर्मचारियों को राजेश मिश्रा लेकर चलने में सक्षम अधिकारी माने जाते हैं। किंतु 2024 जनवरी तक ही उनका कार्यकाल है। यदि अभी शासन ने उन्हें डीजीपी के रूप में पदस्थापना दी या उनकी पोस्टिंग किया, तो उस हालत में वो 2 साल तक एक्स्ट्रा संविदा के रूप में डीजीपी के रूप में कार्य करते रहे। एक्सपेंशन का कोई जरिया है सरकार के पास? एक्सपेंशन का जरिया है। उसमें जिस दिन भी केंद्र शासन डीजीपी के रूप में उनकी पोस्टिंग करेगा, उस तिथि से 2 साल तक वो अपना कार्यभार संभालेंगे। और एडी गौतम साहब, उनके बारे में कोई प्रोफाइल अगर आप बेहतर बता पाए। एडी गौतम, अरुण देव गौतम जिनका नाम है, 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आप सरगुजा, आप राजनांदगांव, दंतेवाड़ा में भी रहे, जसपुर, बस्तर, बिलासपुर में आपने पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया है। आपने आईजी के रूप में बिलासपुर में सेवाएं दी है। बहुत ही अच्छे पुलिस अधिकारी हैं। राजनीति चापलूसी से दूर रहने वाले हैं। साफ सुथरी छवि है। आज तक उन पर कोई दाग नहीं लग पाया है। एक शासनकाल है, नाम नहीं लूंगा, पुलिस भर्ती चल रही थी जिस जिले में, उस जिले में उनकी पदस्थापना थी। उस समय के तत्कालीन एक मंत्री ने, उन्होंने एक 18 कांस्टेबलों की लिस्ट दी थी कि इनकी भर्ती कर दीजिएगा। उनका जवाब था कि आप मेरे को हटा दीजिए, यदि ये मापदंड में खरा उतरेंगे तो इनकी भर्ती हो जाएगी, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। मतलब मंत्री को भी खरा जवाब मिल गया था। मंत्री को भी खरा जवाब मिल गया था। आज वो लंबे समय से गृह विभाग के सचिव हैं और कोई उन पर दाग नहीं लगा सकता। आज के परिवेश में पुलिस महकमे के लिए वो आदमी एक हीरा है। एक और पुलिस अधिकारी जिनके बारे में मैं अक्सर पढ़ता हूं और उन्हें समझने की बहुत कोशिश करता हूं, और बहुत अच्छी ऑपरेंडी, और बोलना चाहिए कि बस्तर टाइगर के तौर पे उनको बोला जाता रहा है, और वहां पर उनकी पदस्थापना भी रही है। एसआरपी कल्लूरी साहब की बात कर रहे हैं, और उनका काम करने का तरीका भी मैंने देखा है, नज़दीक से भी देखा है, सुना भी है, वीडियोज़ भी देखे हैं। तो वो जब अपने जवानों को नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ जब भेजते थे तो कहते थे कि बिल्ली जैसा जाना है और शेर जैसा हमला करना है।
तो उनके रहते जो फोर्स के जवान थे उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहता था, और एक समय ऐसा हालत होता था कि जो नक्सल जो बड़े काडर हैं वो उनके नाम को सुनकर, उनके ऑपरेंडिंग को देखकर सिहर उठते थे। तो एसआरपी कल्लूरी साहब बीजेपी के राज में कुछ आगे प्रोग्रेसिव मोड पे? हाँ, एसआरपी कल्लूरी बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी हैं। नक्सल मुद्दे पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। बलरामपुर सरगुजा में यदि नक्सल समस्या खत्म हुई है तो उसके अध्ययन केवल एक ही अधिकारी को जाता है, वो है श्री एसआरपी कल्लूरी को। बस्तर में भी यदि पुलिस और नक्सलियों के बीच में समस्या कम हुई है तो उसका भी श्रेय एसआरपी कल्लूरी को जाता है। और ऐसा एहसास होता है, ऐसी चर्चाएं हैं पुलिस महकमे में या राजनीतिक में कि एसआरपी कल्लूरी को नक्सल ऑपरेशन का डीजी बनाकर बस्तर भेजा जा सकता है। क्योंकि वहाँ जब भी ये हम देखते थे और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किए हैं और जो वीडियोस उनकी आती थी वो देखते थे, तो जब भी सड़क निर्माण का काम हो या फिर कोई एरिया डोमिनेशन का काम हो, सीओबीज खोलनी हो, तो वो खुद मौके पे खड़े रहते थे अपने फोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए, और खुद रात में भी दिन में भी गश्त किया करते थे। हालांकि जो कांग्रेस का राज रहा उसमें थोड़े लूप लाइन पर रहे वो, तो क्या लगता है, मतलब आप जो ऐसा बता रहे हैं तो वो मतलब एक पुख्ता तौर पे अब नक्सल हाँ जैसे ऑपरेशन है उसके खिलाफ के लिए एक बड़े नाम के तौर पे उन्हें देखा जा सकता है? देखिए, एसआरपी कल्लूरी के कार्यकाल की कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह से जानकारी में है और याद भी है। नकुलनार में एक नक्सलियों ने कांग्रेसी नेता अवधेश गौतम के बंगले पर, जो नक्सलियों की हिट लिस्ट में था, उस पर बंगले पर अटैक कर दिए थे। उस समय एसआरपी कल्लूरी डीआईजी दंतेवाड़ा हुआ करते थे। जिस वक्त नकुलनाथ उनके घर पर हमला हुआ था उससे थाना 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उस हमले में अवधेश गौतम के घर पर नक्सलियों ने 2 लोगों को मार भी डाला था। इनकी बच्ची और इनकी खोजबीन जारी थी। इन्होंने एसआरपी कल्लूरी को फ़ोन किया और एसआरपी कल्लूरी एक ऐसे अधिकारी थे कि वो सभी का फ़ोन उठाते थे। उन्होंने तत्काल फ़ोन उठाया और रात में ही उन्होंने नकुलनार के लिए प्रस्थान कर गए। और नकुलनार थाने की पुलिस फोर्स बाद में पहुंची, ये पहले पहुंच के उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। यदि ये नहीं पहुंचे होते समय पर तो नक्सली अवधेश गौतम का हत्या कर चुके होते। अवधेश गौतम उनके परिवार के बाकी सदस्यों की जान सुरक्षित बचाने में एसआरपी कल्लूरी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं कि जब नक्सली अटैक करने के बाद पुलिस फोर्स वापस आती थी, नक्सलियों के शव लेके आती थी, तो ये तत्काल खबर पहुंचने के बाद उस कैंप में पहुंचते थे। पूरे टीम के लिए भोजन की और मांसाहारी और सारी व्यवस्था करते थे और सभी टीम के जितने सदस्य थे सबको अपना सूटकेस खोल के कैश अवार्ड दिया करते थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से लोगों को गैलेंटी अवार्ड दिलाया है, बहुत से लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिलाया। नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है इनके कार्यकाल में, मुख्य धारा से जुड़े भी, और कई एनकाउंटर, बड़े काडर के एनकाउंटर में भी मतलब इनका नाम चलता था कि प्रमुखता से बहुत तेज ऑपरेंडी के माहिर आदमी है। देखिए, नक्सली मुद्दे पर ये खुद भी मोर्चा संभालते थे फोर्स के साथ जाकर, और इन्होंने काफ़ी मात्रा में नक्सली मारे भी हैं। इनके कार्यकाल में 100 से अधिक नक्सली, कुख्यात नक्सलियों ने सरेंडर किया हुआ है। और एसआरपी कल्लूरी के नाम से आज भी आंध्रा और बस्तर में नक्सली कांपते हैं। जैसा कि भैया प्रशासन को चलाना और प्रशासनिक जो बोलना चाहिए आला कमान है, एक वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उसमें डीजी प्रशासन या फिर डीजी जो नियुक्त किए जाएं, वो कैसा चेहरा देख पाते हैं कि उनको प्रभार मिले? देखिए, ऐसा है कि चाहे राजेश मिश्रा हो या अरुण देव गौतम, यदि दोनों आदमी डीजी कोई भी बनेगा, इस पुलिस प्रशासन को बेहतरीन ढंग से चलाएगा। और आप देखिए कि आने वाले कार्यकाल में विष्णुदेव साय इस प्रदेश में बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। उनके कार्यकाल में पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, अपराधों पर नियंत्रण रहेगा। अपराध पर कोई भी आदमी पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकता, किंतु को जो राजनीतिक का श्रेय लेके अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को आपराधिक पना नहीं मिलेगी और बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी। जो भाजपा शासनकाल में जो अच्छे अधिकारी थे, जिन्हें कांग्रेस शासनकाल में डंप कर दिया गया था, वो सारे अधिकारी आने वाले समय में
हफ्ते 10 दिन के अंदर कई नाम जो लूप लाइन पे थे बहुत समय से, मतलब जिनकी चर्चा परिचर्चा पे भी बात नहीं हो रही थी, वो नाम अब चर्चा पे आने शुरू हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, वो सब अधिकारी चर्चा पे आ जाएंगे और एक आध हफ्ते के अंदर इन सब की पदस्थापना जिलों में हो जाएगी और जिलों में प्रशासनिक पुलिस की काफ़ी अच्छी कसावट आएगी। ये आपको आने वाले समय में शशिकांत देखने को मिलेगा। ये अरविंद सिंह साहब, हमने कोशिश की कि जो छत्तीसगढ़ का राज्य गठन हुआ था उस वक्त से जो पुलिस की ऑपरेंडी चली और आज जो परिस्थितियां हैं, बीजेपी का राज है छत्तीसगढ़ में और जाहिर सी बात है जो जिसका राज रहता है, जिसका तंत्र रहता है, वो अपने हिसाब के अपने मनमाफिक जो अधिकारियों की नियुक्तियां हैं वो करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पॉज ये है कि अभी जो है नियंत्रण आला कमान जो दिल्ली है, मोदी जी के जो निगरानी है, जो उनके सूक्ष्मदर्शी के जो पैरामीटर हैं, जो लोग हैं उनके और अमित शाह जी के, वो लोग साफ तौर पर निगरानी इन चीज़ों में भी कर रहे हैं कि यहाँ की जो स्टेट की जो राजनीतिक व्यवस्था है अपने मन मुताबिक सारी चीज़ें एकदम से नहीं कर पाएंगे। जो जवाबदार जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, जो उस पद को उस कद को संभालने की ताकत और अहमियत रख पाते होंगे, उन्हीं लोगों की नियुक्तियां छनकर सामने आने के आसार दिख पड़ रहे हैं। नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या है और कभी किसी मंच से अमित शाह साहब ने कहा था कि आप बीजेपी की गवर्नमेंट लाइए छत्तीसगढ़ में, हम नक्सलवाद का समूल नाश कर देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके आधार पे भी अब जो है विपक्ष जो है लगातार पूछता रहेगा कि अब आप तो आपका राज है, अब नक्सलवाद जैसी समस्या का अगर कोई कांड होता है या कोई घटनाक्रम होते हैं तो उसकी जवाबदारी भी आपको लेनी होगी और उसके अंत और खात्मे के लिए आपने बातें कही थी। तो जाहिर सी बात है इन बातों को, बहुत सारी चीज़ों को गंभीरता से लिया जा रहा होगा। ज़िलेवार भी जो एसपीज़ की नियुक्तियां हैं वो भी आपको चौंकाने वाली देखने को मिल सकती हैं। जो एडीजी हो सकते हैं, डीजी हो सकते हैं या डीजीपी हो सकते हैं, ये सारे अधिकारी आपको ऐसे दिखेंगे कि जो पूरे सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकें। तो जैसी जैसी परिस्थितियां आगे होंगी इन सारे विषयों पे हम लगातार बातचीत करते रहते हैं, आगे भी आपको स्थिति परिस्थिति बताते रहेंगे। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल है नेशन फर्स्ट एबीके, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और आपके वीडियो के नीचे में कोई भी आपके विचार हों, कमेंट बॉक्स में आप जो जानकारियाँ रखते हों या आपके पास जो छनकर जानकारियाँ आ रही होंगी उन विचारों को ज़रूर रखिएगा। आपके विचार हमें काफ़ी कुछ प्रोत्साहित करते हैं और हम इन्हीं तरह की खबरों में लगातार बने हुए। हमें देखने और प्रोत्साहित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।